शेम का रोल इंटेग्रल एक रोल होता है ऑल डिजीज़ के अंदर। नॉट ओनली मतलब ज़्यादा तो सिग्निफिकेंट रोल इन साइकाट्रिक डिजीज़ ही देखने को मिलता है। नॉट ओनली द डिजीज़ बल्कि द होल फील्ड ऑफ साइकाट्री, उसके साथ वो एक शेम का एस्पेक्ट अटैच किया गया है कि इवन द साइकाट्रिस्ट द साइकोलॉजिस्ट उनको भी समझा जाता है कि इनके भी कोई अच्छे हालात नहीं चल रहे। शेम को समझने के लिए जो टर्म हम यूज़ कर सकते हैं वो गिल्ट है। हम्म। तो जब हम कोई गलत करते हैं या कोई हमें गलती का एहसास होता है तो हम या तो शेम में जा सकते हैं या गिल्ट में जा सकते हम्म। हैं। अगर हम गिल्ट में जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई है, अब मुझे इसको सुधारना है, या हमें हम्म। एहसास होगा गलती का, लेकिन उसकी वजह से हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे होंगे कि हम हम्म। पूरे ही गलत हैं। लेकिन शेम के अंदर ये होगा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अपने आप पूरी अपने यानी कि वजूद को ही ब्लेम करने लग जाएंगे। हमें ये लगेगा कि शायद हम इस काबिल ही नहीं है कि हम कोई सही काम कर सकें। क्या मेजर रीजंस बन सकती हैं ड्रग्स यूज़ की ओवरऑल एंड इन टीनेजर स्पेसिफिकली? तो जिसके अंदर ज़्यादातर मेन जो बातें हैं कि बोरियत होना, मूड मिजाज के इश्यूज़ आना, मतलब कोई ना कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर इन कोरिलेशन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। एंड आज का दिन जैसे संडे है तो संडे स्पेशल लाइव फ्रॉम विलिंग वेस्ट लाहौर स्टूडियोज़ डॉक्टर्स एनक्लेव से मैं आपका होस्ट मेज़बान डॉक्टर अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे हमारा शो ऑन संडे स्पेशल जो हम लास्ट वीक के सारे शोज़ का एक मिक्सचर सा एक कह लें कि जो टॉपिक्स आपकी इंटरेस्ट के होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस रह जाते हैं, कोई क्वेरी रह जाती है, तो उनको दोबारा से एक रिव्यू करते हैं एंड विद आवर एक्सपर्ट्स उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो आप भी इस शो का पार्ट बन सकते हैं थ्रू आवर लाइव कमेंट सेक्शन, इसके मतलब क्वेश्चंस के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने इनपुट के साथ, ताकि आपके इनपुट को भी, आपके क्वेश्चंस को भी अपने शो का पार्ट बनाएं एंड आपकी हेल्प की जा सके। तो विदाउट फर्दर ड्यू अपना आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। आज के गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर शाह सवार अली मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सो आज जो हमने फर्स्ट क्लिप डिस्कस करना है, इट इज़ रिगार्डिंग द रोल ऑफ शेम इन डिजीज़, नॉट ओनली साइकाइट्रिक डिजीज़ बट ओवरऑल जनरल में भी, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर और डायबिटीज़, दोनों मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स लगते हैं, लेकिन शेम का एलिमेंट दोनों में मेजर सिमिलर रहता है कि पेशेंट्स शेम की वजह से इन डिसऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो इनकी तरफ ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आ पाते। जो टाइम कंज्यूमिंग लगता है, उन्हें लगता है कि अगर इसके बारे में कहेंगे तो अपनी कोई फॉल्ट, अपनी कोई डिफ़ॉर्मिटी का इजहार करना पड़ेगा, कोई उन्हें जज किया जाएगा कि इसमें कोई ख़राबी है, तो इस वजह से लोग इलाज में नहीं आते। तो उसी के मुतल्लिक एक छोटा सा क्लिप है डॉक्टर सदाकत अली का एंड विद मिस शुमाइला बतूल, तो हम वो देखते हैं और मज़ीद डिस्कशन इस क्लिप के बाद। कौन कौन से क्रिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज आ सकते हैं इस बीमारी के इलाज में? बीमारियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको एक्यूट कहा जाता है, यानी बीमारी आई, मसले का हल निकला और फिर इंसान बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गया। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि क्रोनिक होती हैं, यानी कि वो इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो है वो किसी इंसान को एक सारी ज़िंदगी के लिए उसको कराना पड़ता है, या फिर उसकी मैनेजेबिलिटी हो सकती है, यानी किसी इंसान को अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। एडिक्शन की जो बीमारी है वो क्या है? इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसको बाकी बीमारियों से कुछ जुदा, कुछ मुनफरिद करती है, और फिर इसमें किस तरह के मसाइल आते हैं और उनका हल क्या है, इस पे हमने बात करना है। मिस शुमाइला, आपके ख्याल से यानी कुछ हमारे पास जो मेन मसाइल आते हैं उनमें क्या क्या मेन हाइलाइट्स हमें नज़र आती हैं कि वहाँ से हम फिर इस प्रोग्राम का आगाज़ करें? देखिए, बहुत सारे मसाइल में ना जो हुँ, सबसे आप समझ लें कि सबसे बड़ा मसला ये, और फिर उससे ही आगे निकलते हुँ, जाते हैं मसले, वो शेम है। ठीक। कि शेम की वजह से फैमिलीज़ जो हैं वो हुँ, इलाज की तरफ नहीं, घर में जो टोटके होते हैं कि गुस्से से बात कर ली, हुँ, कभी बहुत बेजा नवाजिशें करके, हुँ, बीमारी नहीं इसको हुँ, समझ रहे होते। तो शेम एक ऐसी चीज़ है
जो कि फैमिली को इलाजगाह की तरफ लाने में आप समझ लें सबसे बड़ा इशू होता है। अब उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट हो सकती है। कोई ये कह सकता है कि ये बीमारी है ही नहीं है। अब पीछे इसके रोल यही प्ले कर रही होती है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आप स्टिग्मा समझते हैं। मेंटल इलनेसेस को वैसे ही स्टिग्मा समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस बीमारी को बीमारी समझा ही नहीं जाता, इसको बिगाड़ समझा जाता है, इसको किरदार की ख़राबी समझा जाता है। तो उसको उसे कॉमन सेंस से ट्रीट करने की तरफ लेकर आते हैं। और जो लोग हमारे पास इलाज में आते भी हैं तो वो शायद इस वजह से नहीं आते कि नशा कोई कर रहा है, वो इस वजह से आते हैं बिकॉज नशे से प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो इलाज का रुख इख्तियार यानी ज़्यादातर लोग शायद फिर इलाज में आते ही नहीं। ज़्यादातर तो आते ही नहीं, और जो आते हैं तो वो लेट आते हैं। सर काफ़ी जैसे मिस मैला ने कहा कि शेम इससे वाबस्ता है, साथ एक और चीज़ जो जहन में पड़ती है कि शायद पेशेंट भी वो उस तरह से विलिंग तो नहीं होता। बाकी बीमारियों में तो फिर भी कोई इंसान जो है वो खुद से इज़हार कर देता है, तो चले आधा हिस्सा वहाँ से आ जाता है, तो कुछ ना कुछ काम का आगाज़ होता है। तो एक तो अगर फैमिली शेम में होती है और मरीज़ भी इलाज नहीं चाहता या वो भी नहीं कहता, तो फिर तो समझे इलाज का आगाज़ बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। यूँ समझे कि सबसे ज़्यादा शेम तो मरीज़ को ही होती है। और ये सिर्फ नशे के मरीज़ को शेम नहीं होती, जो दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं इसके अलावा उन सब की शेम होती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की शेम होती है, डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा शेम होती है, और ओसीडी की बहुत शेम है। चले इनको छोड़े, डायबिटीज़ की बहुत शेम है, हार्ट डिज़ीज़ की शेम है कि किसी भी बंदे को जब दिल की बीमारी होती है तो वो समझता है कि सोसाइटी में अब उसकी बका जो है वो उसको पूरी तरह से 100% नहीं समझा जाएगा, और उसके साथ लेन देन करते हुए भी लोग थोड़ा सा आप देखते हैं कि एहतियात करते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि उम्र की भी शेम होती है, लोग इसलिए उम्र को भी छुपाते हैं, और उसकी कई बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सूरतें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई 70 साल का बंदा है और वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा। यानी ये आम नॉलेज लोगों को नहीं है। हीले बहाने या किसी तरह से वाज़े तौर पर उसे बता दिया जाएगा कि हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है बहुत अच्छी हो, तो उसको ये मैसेज दिया जाता है कि तुम अब कोई ज़्यादा पायदार चीज़ नहीं हो। तो जो ही इंसान को कोई बीमारी आती है, और शुरू से लोगों का ये नज़रिया रहा है, ख़ास तौर पर गांव देहात में आज भी आप चले जाएं, तो अगर किसी को 2-3 दिन छोटी मोटी बीमारी हो और इलाज से सेहतयाब हो, तो आप उसे पूछते कि कैसे हो, तो वो कहता है बच गया। मतलब वो उसका जवाब बता रहा है कि उसने समझा था कि मैं इस मामूली बीमारी से, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार से मर जाऊंगा, और वो बच गया है। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा माकूल नहीं थी, और पता नहीं उस ज़माने के डॉक्टर इज़्ज़त कैसे बचाते होंगे, और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 150 साल पहले, 200 साल पहले डॉक्टर्स के पास कोई इफ़ेक्टिव टूल्स हरगिज़ अभी नहीं। भी बहुत सी बीमारियों का नहीं है, और वो ये डॉक्टर ख़ुद भी इस बात पे शेम में जाता है जब उसको पता चलता है इसका नहीं। तो मैं क्या जवाब दूँ। मैं सर इसमें एक थोड़ा सा, आपने एक शेम के बारे में बात की, मेरे जहन में कुछ एक और भी इसका पहलू है कि एक डिनाइल है। तो क्या ये डिनाइल शेम की वजह से है या शेम डिनाइल की वजह से है? नहीं, इन दोनों शेम का की आपस में- वजह से डिनाइल है, क्योंकि मानेंगे तो हकायक सामने आएंगे, और हकायक को हम अगर नहीं देखना चाहते तो डिनाइल ही वो वाहद चीज़ है जो हमें हकायक का सामना करने से बचाता है। बीच और में क्या- पर्दा आ जाता है क्या उसका। इसमें डिनाइल जिस तरह हम जो प्रोड्यूस होती है हमारी शेम की वजह से डिनाइल प्रोड्यूस हुई, तो ये डिनाइल हमें कहीं ना कहीं नम भी कर देती है, और हमें ये कहती है कि खैर है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी, और हम कोई हरकत नहीं कर पाते, कोई उसकी तरफ स्टेप नहीं ले पाते। और डिनाइल हमें जो है थोड़ा कंफर्ट में रखती है उस चीज़ को, क्योंकि जब डिनाइल टूटती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखिए, इंसान ने किसी न किसी तरीके से अपना दिफा करना होता जी। है, और जो डिनाइल है
वो उस जंज का दुल्हा है जिसके पीछे बहुत सारे दिफाई हरबे हैं, जिनमें आप अपना इल्ज़ाम दूसरों को देना या अपनी किसी कमज़ोरी को मज़ीद कम करके बताना या अपनी छोटी चीज़ को, छोटी खूबी को बड़ा करके बताना, परफेक्ट होने की कोशिश करना कि कोई मेरी किसी क्रिएशन में, मेरी किसी तहरीर में, मेरे किसी काम में कोई नक्स ना निकाल सके। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो दिफाई हरबे हैं, ये कोई 42 दिफाई हरबे हैं, जिनका जो लीडर है वो डिनाइल है। तो डिनाइल जो है वो इंसान को उस बेचैनी से बचाता है जो हकीकत का सामना करने से इंसान को हो सकती है। लेकिन जब अगर किसी इंसान को मामूली सी भी तकलीफ़ होती है तो वो किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये खूबी की बात नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ा झूठ जो इंसान एक दूसरे से बोलते हैं, जो रेगुलरली बोलते हैं, वो ये है कि आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब बिल्कुल सही हूँ। और हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होता। और जब हम ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं तो दूसरा हमसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन रख लेता है। ये हमारे सर हड्डियों में कि कल की बात है कि मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनके वालिद की डेथ हो गई। तो मैंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हाल है आपका? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, क्योंकि हालांकि वो काफ़ी तकलीफ़ में थे, उनके फादर की डेथ हुई है, लेकिन ये भी एक डिनाइल की फॉर्म है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि, यानी आप किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं तो आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, वो कहते हैं मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो आप कहें अच्छा क्या तकलीफ़ है, तो अब उसे वो बताना नहीं चाहता, तो आपको वो कह सकता है कि कुछ तकलीफ़ है जो मैं बताना यानी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता, मुझे बताने में मुश्किल हो रही है, आप इसरार ना करें। तो आप यही कहेंगे ना, ठीक है जैसे आप चाहें। लेकिन आप कुछ ना कुछ कोई आप जनरल सा जवाब दे सकते हैं जिससे कि दूसरे को पता चल जाए कि आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे। और जब आप दूसरे को बताते हैं कि आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे, तो वो आपकी इस अच्छा ना करने की जो फ़ीलिंग है उसके मुताबिक आपसे तवक्कुआत रखेगा। फिर वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए ये काम करें या आए मेरे साथ शॉपिंग करने चलें या जी, तो हमने अभी देखा, जैसे डॉक्टर सदाकत भी एक्सप्लेन कर रहे थे, कि शेम का रोल इंटेग्रल एक रोल होता है ऑल डिजीज़ के अंदर। नॉट ओनली, मतलब ज़्यादा तो सिग्निफिकेंट रोल इन साइकाट्रिक डिजीज़ ही देखने को मिलता है। नॉट ओनली द डिजीज़ बल्कि द होल फील्ड ऑफ साइकाट्री, उसके साथ वो एक शेम का एस्पेक्ट अटैच किया गया है कि इवन द साइकाइट्रिस्ट, द साइकोलॉजिस्ट, उनको भी समझा जाता है कि इनके भी कोई अच्छे हालात नहीं चल रहे, और इस वजह से भी लोग मेंशन नहीं करते कि नहीं, कोई किसी के साथ कोई रिव्यू किया है, कोई चेकअप करवाया है, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं साइकाइट्री। और इसी वजह से वो मेडिकेशंस छोड़ भी देते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि मेडिकेशन ले रहे हैं हम, तो वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मुश्किल होगी। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो मुश्किलें आती हैं, ओरिजिनेट कर रही होती हैं फ्रॉम द सेम सिमिलर और सेम इशू की वजह से, जिसका नाम शेम है। तो इसी के मतलब डॉक्टर शाहसवार से हम जानेंगे कि ये व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है और इसके अंदर किस तरह डिजीज़ के अंदर प्रेजेंट करती है और उससे क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर अहमद। शेम को समझने के लिए हमें या किसी भी टर्म को समझने के लिए हमें उसके मुतबादिल कोई टर्म लेके आनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अब शेम को समझने के लिए जो टर्म हम यूज़ कर सकते हैं वो गिल्ट है। तो जब हम कोई गलत करते हैं या कोई हमें गलती का एहसास होता है, तो हम या तो शेम में जा सकते हैं या गिल्ट में जा सकते हैं। अगर हम गिल्ट में जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई है, अब मुझे इसको सुधारना है, या हमें एहसास होगा गलती का, लेकिन उसकी वजह से हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे होंगे कि हम पूरे ही गलत हैं। लेकिन शेम के अंदर ये होगा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अपने आप पूरी अपने यानी कि वजूद को ही ब्लेम करने लग जाएंगे। हमें ये लगेगा कि शायद हम इस काबिल ही नहीं है कि हम कोई सही काम कर सकें। तो जो बात की आपने साइकेट्रिक डिजीज़ या और बाकी एडिक्शन की, उसके साथ शेम के साथ रिलेट होने की, बिल्कुल। तो इनका तल्लुक़ बहुत गहरा है।
और देखें कि ऐसी जो भी बीमारियां हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल कोविड जैसे आया था, तो लोग शुरू में ये भी तो छुपाते थे ना कि किसी को कोविड हो गया है, ताकि दूसरे को एक तरह से वो दूसरे लोग फिर वो टैबू बनता है ना उनके लिए, वो कि वो उससे मिलना नहीं चाहते लोग, वो दूर रहते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बैरियर बन जाता है। उन्हें लगता है कि अगर ये बताएंगे तो अपना कोई नुकसान, कोई कह लें कि कोई डिफेक्ट अपना बता रहे हैं कि कोई डिफेक्ट आ गया उनके अंदर, कोविड आ गया है, कोई डिजीज़ आ गई है, तो उनका कोई डिफेक्ट आ गया है। बिल्कुल, उनको लगता है कि लोग उनको पसंद नहीं करेंगे अगर वो बता देंगे किसी को इस बारे में। तो इसी तरह बाकी जो मेडिकल डिजीज़ है उसमें भी लोग छुपाते हैं, लेकिन जो साइकेट्री के साथ पहलू है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। अब साइकेट्रिक डिजीज़ जैसा कि बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन हो गया, या बाकी जो डिजीज़ हैं, एडिक्शन की जो डिजीज़ हैं, इन सब के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो इन सब के अंदर शेम का पहलू बहुत ही कारगर है इनके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लोग बिल्कुल नहीं बताना चाहते किसी को कि उनको ये मसला है। उसके पीछे भी यही वजह है, शेम है। अब शेम जो है उसको हमें देखना है उसकी रूट काज क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसा कि आप देखते आए हैं कि जो साइकेट्रिक डिजीज़ हैं उनके साथ जो हमारे बिहेवियर्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि अगर कोई एडिक्शन के अंदर है, जब उस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया है, तो उसके जो बिहेवियर्स हैं उनके अंदर ऐसी मॉरली डिफेक्ट आ जाते हैं, मॉरल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसा कि पैसे नहीं है तो वो चोरी करने लग गया, या झूठ बोलने लग गया, या इस तरह की बाकी मारने पीटने लग गया, जराइम की दुनिया में चला गया। बिल्कुल। तो इस वजह से लोग वो चीज़ें छुपाते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। अब शेम ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अब ये हमारे बचपन के अंदर से ही हमारे जो कंडीशनिंग हो रही होती है, हमारी जो परवरिश हो रही होती है, उस वक्त से ही हमें कुछ चीज़ों के अंदर ऐसे हो सकता है वालिदैन की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या फैमिली रिलेटिव्स की तरफ से हमारे ऊपर ताने कसे जाएं, या कोई बुरा भला कहा जाए, या टीचर्स की तरफ से, या पढ़ाई में। तो वो सब जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो हमें शेम में मुब्तला करती हैं। बिल्कुल। तो जिससे इंसान समझने लग जाता है कि वो जो है ना किसी काबिल ही नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी एक तरह से सेल्फ़ इस्टीम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो लो हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहता। तो फिर वो सोचता है कि वो क्या करे। एक खला आ जाता है ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में जो नशा है वो उसे एक तरह से आब हयात समझ लें आप, उसके लिए वो काम करता है, उसको वो सहारा देता है। जब बंदा नशा करता है तो वो शुरू में अच्छा फ़ील करता है, उसकी जो वो शेम होती सारी वो एक तरह से छुप जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो ही नशे का असर उतरता है तो दोबारा से वो शेम दोबारा आ जाती है और वो उसको और ज़्यादा लगने लगता है कि मैंने तो एक और बुरा काम भी कर लिया, लेकिन फिर वो उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से नशा करता है। तो ये शेम और नशे का एक विशियस साइकिल बन जाता है, तो जो कि इसको परपेचुएट करता रहता है। इसी एडिक्शन कहते हैं। इसे यही इस एडिक्शन में जो है ना वो उसको ठीक नहीं होने देता। फिर बंदा जब एडिक्शन के अंदर चला गया है फिर वो छुपाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक गलत काम है, गलत एक बीमारी जिसको गलत समझा जाता है। अब शुरू में तो उसकी चॉइस थी, लेकिन जब उसको एक डिज़ीज़ हो गई है फिर उसकी चॉइस नहीं रहती, फिर वो उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर उसको इलाज की ज़रूरत होती है। लेकिन वो जो उसकी एक तरह से कंसेप्ट्स बने हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और वो ठीक नहीं होते। तो इसकी वजह से वो फिर हेल्प भी सीख नहीं करता। उसे लगता है कि अगर वो हेल्प सीख करेगा या तो उसको जज किया जाएगा या उसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना वो फिर नशे की बीमारी को या बाकी साइकेट्रिक डिजीज़ को वो फिर परपेचुएट करती हैं, उनको ठीक नहीं होने देती हैं और मज़ीद कम्प्लिकेट होते जाती हैं वक्त के साथ साथ, और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। सही। तो सबसे जो पहला स्टेप है इसके अंदर शेम को हील करने के लिए वो एक्सेप्टेंस है। हमें पेशेंट्स को या जो भी फैमिलीज़ हैं जो इन तकलीफ़ में मुब्तला हैं इस तरह की तकलीफ़ों में, तो उनको हमें बताना है कि जो है ना माजी में जो हो गया सो हो गया, अब जो है ना आपने एक्सेप्ट करना है अपनी कंडीशन को, बजाय इसको कि जो आपने किया है आप उसी के बारे में सोचते रहें। अब आप उसको हल करने के बारे में सोचें, करना क्या है उसके बारे में। करना क्या है उसके बारे में। मुझे वो गालिब का शेर याद आ रहा है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर नहीं आती। तो उसके अंदर भी वो अपने आप को जो है ना वो ब्लेम कर रहा है, शेम के अंदर मुब्तला है कि तुम किस मुंह से काबे जाओगे, या कोई काबे जाने से मुराद इससे कोई भी अच्छा काम मुराद ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल
कि आप ये सोच सकते हैं कि आप इलाज के लिए किस तरह जाएंगे, या आप किसी को कैसे बताएंगे कि आप इस डिजीज़ के अंदर मुब्तला हैं, आप एडिक्शन के लिए आपको हेल्प चाहिए। इवन के रिलैप्सिंग पेशेंट्स भी इसका डिस्कस करते हैं कि उनके लिए इतना मुश्किल होता है कि एक बार जब उन्हें एहसास भी हो जाता है कि कोई गलती हो गई है, कोई रिलैप्स हो गया है, तो वो समझ नहीं पाते कि किस तरह वो अपने इलाज का, अपने मुआलिज के पास, डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास कैसे जाएंगे कि उन्हें कहेंगे कि दोबारा मेरे से हो गया। तो वो शेम जब उनकी ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। बिल्कुल, अगर शेम हील हो जाए, हमारी शेम ख़त्म हो जाए और हमें बीमारी को बीमारी समझने लग जाए, और ये तभी हील हो सकती है जब हम अपनी डिज़ीज़ को समझें कि वो है भी डिज़ीज़, हम उसको डिज़ीज़ समझ ही नहीं रहे होते। डिजीज़ को डिजीज़ समझेंगे। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डिप्रेशन हो गया तो हम ये समझ रहे होंगे कि ये शायद बुरे अमल करता है, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये दीन से दूर है, किरदार की कोई ख़राबी है, बिल्कुल किरदार की ख़राबी है, या कोई विल नहीं है, कमज़ोर है, बिल्कुल वीक है। इस तरह की जब कंसेप्ट होंगे हमारे, तो फिर हम डिज़ीज़ का कंसेप्ट हमारे अंदर क्लियर नहीं होगा, तो फिर वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारी शेम के साथ एसोसिएट होगा। इसी तरह अगर कोई एडिक्शन में चला जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये बद किरदार बंदा है, ये दीन से दूर है, इस वजह से चला गया है, या इसके जो माँ बाप हैं वो हराम के पैसे कमाते थे, उन्होंने इस तरह किसी के साथ बुरा किया था, इस वजह से इनके साथ हो गया। तो जब इस तरह की सोच होगी, हमारा डिजीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो हम फिर इसको ऑटोमेटिकली शेम के साथ एसोसिएट करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें जो है ना मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना डिज़ीज़ के कंसेप्ट को समझें, ताकि शेम को अपनी हील कर सकें और रिकवरी के अंदर आ सकें किसी भी डिज़ीज़ के अंदर। यस, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है उसके तरफ आएँ, और ताकि आप जान सकें कि जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो बीमारियां ही होती हैं, उनके कुछ पेट सारे साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनके अंदर क्या ख़राबियाँ आ सकती हैं, क्या उनकी मैनेजमेंट होती है, क्या उनकी ट्रीटमेंट होती है। ये सारा अब हम 21st सेंचुरी में जैसे जी रहे हैं, तो ये हमारी फिंगर टिप्स पे है। चैट जीपीटी पे, गूगल पे, टेक्स्ट बुक्स में सारी मालूमात हमारे पास है, तो हमने इससे आगाह होना है अब। इसीलिए हमारा जो आज का प्रोग्राम है, और आज का प्रोग्राम से इसके अलावा भी जो डेली प्रोग्राम चलता है, यू आस्क फॉर इट, इट इज़ फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम, इट इज़ फॉर द अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक कि किस तरह डिजीज़ में मुब्तला जो लोग होते हैं उनको गलत फहमियाँ होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी, एंड मज़ीद डिस्कशन ऑन द सेकंड क्लिप इस ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो, एंड आप देख रहे हैं यू आस्क फॉर इट संडे स्पेशल। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद। हमने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया कि किस तरह शेम नॉट ओनली इन साइकाट्रिक डिजीज़ बट ऑल डिजीज़ एक हर्डल क्रिएट करती है, और उससे इलाज में दुश्वारी आती है। तो नेक्स्ट क्लिप जो हम डिस्कस करेंगे, जो देखेंगे, इट इज़ अबाउट कि जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स, उनका रुझान टुवर्ड्स मंशियात, टुवर्ड्स ड्रग्स यूज़ क्यों होता है। एट यंग एज ही हमने देखने को मिलता है कि लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, इवन सिगरेट यूज़ कर रहे हैं, चरस यूज़ कर रहे हैं। अब तो एक पैंडेमिक सा क्रिएट हुआ है कि हर जगह, हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई नशा इस्तेमाल हो रहा होता है, चाहे वो आइस है, कोकेन है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी कि किस सोशल स्टेटस के साथ बंदा है, तो वो ड्रग्स यूज़ के अंदर मुलविस होगा। कोई ड्रग्स में अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा है, कोई सिर्फ सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है, कोई marijuana इस्तेमाल कर रहा है, कोई प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शंस इस्तेमाल मिसयूज़ कर रहा है, ओवर यूज़ कर रहा है, लाइक ज़ोटानिल, वेलियम, एंग्जाइटी की मेडिकेशंस, ये सारी मिसयूज़ कर रहा है। इवन के एंटी डिप्रेसेंट्स का मिसयूज़ कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, जितने उनको प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा देर तक ले रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ कहाँ से जनरेट करते हैं, क्यों आते हैं, तो इसी के मुतल्लिक डॉक्टर तारिक कराई एंड डॉक्टर वजाहत का एक क्लिप है, हम वो देखते हैं, और जो मज़ीद डिस्कशन है वो आफ्टर द क्लिप करेंगे। बात हो रही है आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, वो ये कि नौजवान नस्ल में नशे के क्या मसाइल हैं, क्यों बढ़ गया है और हम इसको कैसे कंट्रोल करें, और सबसे बड़ी बात कि इसकी क्या वजूहात है। वजूहात तो कोई भी हो सकती हैं, इंसान नशा करने के लिए 1 लाख वजूहात बता सकता है, और वो ऐसा वैलिडेट कर रहा होता है उस वजह को जैसे कि वाकई ये सच है,
और फैमिली को भी इस तरीके से मैनिपुलेट कर जाता है कि फैमिली को कहीं ना कहीं लगता है कि कसूर हमारा है। बच्चा जो आज नशा कर रहा है उसका कसूर मेरा है या हमारा है, और उसकी बेस के ऊपर वो गिल्ट में चले जाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगला मेरा सवाल ये है कि जो लड़के या लड़कियां नौजवान टाइम पे जो टीनेज लाइक 16-18 में नशे कर लेती हैं, चाहे वो एक्सटेसी हो, चाहे वो हैश हो, चाहे वो नींद की गोलियां हो, तो उनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री और साइकोलॉजिकल इशू है कहाँ पे जाके नजर आने लगते हैं? मुझाद, जैसे जैसे डेवलपमेंट वाले फेज में जाते हैं तो दो चीजें हो सकती है ना, एक तो या तो वो डिपेंडेंसी डेवलप कर जाएंगे, ठीक या है। फिर कोई साइकाइट्रिक इलनेस जिसमें मूड डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया है। क्योंकि हम इस वक्त टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो टीनेजर जो ज्यादातर वो डेवलप करते हैं, एंजाइटी डेवलप करते हैं, एंजाइटी, यस, डिप्रेशन डेवलप करते हैं, एडीएचडी को मॉब्स हो सकता है इसके साथ, एडीएचडी की वजह से सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस की वजह से एडीएचडी डेवलप कर सकते हैं, और पीटीएसडी डेवलप कर सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है उनके साथ, फिर फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट है, वो एक फैक्टर बन सकता है। तो इट्स मल्टी फैक्टोरियल। मतलब कोई भी साइकियाट्रिक या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर मरीज के साथ जल्दी जुड़ सकता है। जी, कोमॉर्बिड Comorbid के नाम तो पे है। बहुत सारी इलनेसेस की हो सकती है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाला है, सही बात। उसके सब्सटेंस की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर वाले के बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल क्योंकि इस एज में आप बिहेवियर्स डेवलप कर रहे होते हैं, बिल्कुल जो कि लेटर ऑन फिर आप की पर्सनालिटी ट्रेड्स बनाते हैं और फिर पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप शुरू से नशा लेंगे तो आप शुरू से ब्रेन को खराब कर रहे हैं। कई पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं जो नींद की शिकायत करते हैं अर्ली स्टेजेस में, जैसे कि 18-19 साल की एज में कोई लड़की आपको बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही और मैं पूरी रात जागती हूँ और दिन में भी सो नहीं पा रही सही तरीके से। टाइमिंग्स, केमिकल्स कितना इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं नींद के ऊपर? बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर आप कोई सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो अगर वो स्टिमुलेंट है तो उससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे Stimulants. अगर आप ज़ैनक्स यूज कर रहे हैं, बेंजोडाइज़ेपीन, नहीं, आई थिंक वो तो आपको स्लीप उल्टा हो जाएगा, डाउनर हाँ। करती हैं। आई थिंक जी, जैसे जैसे ये स्टिमुलेंट आजकल हो गई। हाँ बिल्कुल, जो स्ट्रीट में आजकल ये जो एनर्जी ड्रिंक्स मिल रही हैं बिल्कुल खासतौर बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और एम्फेटामाइन हो गई, एम्फेटामिन हो गया, एक्सटेसी हो गया, Ecstasy हो गया, एनएमडीए हो गया, और बहुत सारे स्टिमुलेंट है। जिस तरह अभी कैनाबिनॉइड सिंथेटिक्स आ गए हैं, फेंटानिल हो गया, ये सिंथेटिक्स हैं। सिंथेटिक्स डेरिवेटिव जितने भी हैं वो तकरीबन स्टिमुलेंट नेचर के हैं, वो क्योंकि वो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चरली ज्यादा पोटेंट है नेचुरल उनसे, तो उनका इफेक्ट ज्यादा है, वो ज्यादा डोपामीन को सर्ज देते हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी ज्यादा होती और है। फिर वो नींद की गोलियां खाने के लिए बेचारे परेशान जैसे होते हैं। यूजुअली ये टीनेजर जो है वो रेटालिन टेबलेट से शुरू करते हैं, हाँ, हाँ। अपनी किसी कुलीग को मशवरा करते हैं कि यार मैं पढ़ाई में मेरी तवज्जो नहीं हो रही, मैं याद नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि ठीक है, आप अपनी अटेंशन बेहतर करने के लिए रिटालिन ट्राई करके देखो। बताएं जरा। तो ग्रेजुअली वो रिटालिन ट्राई करते हैं, फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो उससे शिफ्ट होके पेवर जो आइस या सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं, आइस या क्रिस्टल और दूसरे डेरिवेटिव्स की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो रेगुलर ड्रग यूजर्स आई बन थिंक जाते हमने हैं। निकोटीन के बारे में नहीं किया कि आजकल जो वीलो बिल्कुल। पाउचेस हैं एंड दे आर मार्केटेड एज अ वेरी गुड थिंग, वो भी एक चीज है, क्योंकि निकोटीन आप स्टिमुलेंट ही है, बिल्कुल। तो इट अफेक्ट्स स्लीप ऑन सम लेवल। तो वो फिर ऑब्वियसली जितना आप यूज करते हो, जितना आप उसको ठीक, स्लीप को ठीक करने की कोशिश करते हो, बट यू डोंट कनेक्ट इट कि ये मैं निकोटीन ले रहा हूँ तो बिल्कुल। शायद इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। व्हेन यू डोंट कनेक्ट इट और फिर आप तीसरा रीजन ढूंढ लेते हो, सोल्यूशन ढूंढ लेते हो, तो इट वर्सन्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो ये यहाँ भी- पे आप उसको ठंडा कर रहे हैं और ऊपर से गर्म पानी भी डाले जा रहे हैं ऊपर से। बिल्कुल, ये तौबा की बात तो निकोटीन वाली बात आपने जो बड़ी अच्छी बोली, आजकल तो हर लड़का लड़की जेब में वो एक अजीब सा बिल्कुल। पाइप लेके घूम रहा होता है, और जहाँ उसको मौका मिलता है वो पफ मारता है, और वो एग्जैक्टली। पफ उसके दिन में कोई 100-150 तो हो ही जाता है।
फिर वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मुझे नींद नहीं आती? एग्जैक्टली तो वो कनेक्शन ही नहीं बन रहा क्योंकि हमने बनाए, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे वेप स्पेसिफिकली इतना ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि उस पर अभी रिसर्च इतनी हुई नहीं है। अब जैसे यूएसए में केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे टीन एज बहुत यंग पीपल के लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि हमें नहीं पता कि वेप का 10 साल में 15 साल में क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे। बिल्कुल। वी हैवंट थॉट दैट कोई डेटा नहीं बना अभी। एग्जैक्टली तो दिस इज वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ इट कि हम अपनी बॉडीज के अंदर क्या पुट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने ज्यादा आ गए हैं कि ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन है, काफी और चीजों से हम डील कर रहे हैं। हमारा पानी इतना मतलब इट्स नॉट वेरी प्योर, तो हम वी आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अदर थिंग्स एज वेल। तो ये चीजें जो हैं काफी हमें। But let me tell you one thing, if you are taking vape or nicotine on regular basis, on daily basis, you can't say कि मुझे anxiety नहीं हो सकती या you can't say कि मुझे नींद नहीं आती। That is 100% true. Yes. मेरी अपनी क्लिनिकल कंडीशन के अंदर के जो लोग वेप यूज करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग कॉफी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, वो नींद के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो लोग नींद की बात करते हैं वो इन स्टिमुलेंट्स को छोड़ेंगे तो ही नींद आएगी। Exactly. और एक और बात डॉक्टर साहब, एंजाइटी की आपने बात की, मुझे पेशेंट्स कुछ दिमाग में चलते आया कि अमूमन ये जो हार्ट बीट, पैल्पिटेशन और शैलो ब्रीदिंग, पेशेंट का आके कहना है कि मैं तो कुछ भी नहीं है, मुझे जिस्मानी सारे मेरे टेस्ट हो गए लेकिन मुझे हर वक्त घबराहट रहती है, रात को लेटती हूँ तो मुझे दिल की धड़कन बढ़ती रहती है, लगता है दिल इधर आ रहा है। तो ये सिम्टम्स टीनेजर्स में आ रहे हो तो क्या क्या चीजों को अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा? देखिए, अगर ये यूजुअली जो आप सिम्टम्स बता रही हैं टीनेजर में बहुत ज्यादा होते हैं। सही। इट डिपेंड्स अपॉन द एज कि वो एज के किस एरिया में है। तो अगर शुरू से बात करें 16-17 महीने का अगर बच्चा है तो सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वेरी गुड, सही बात। तो इसी तरह एंजाइटी फिर ग्रेजुअली ट्रेवल करती है, फिर एडल्ट सोशल एंजाइटी आना शुरू हो जाती है बच्चे में, फिर स्पेसिफिक एंजाइटी की चीजें आना, फिर फोबिक एंजाइटी वाले कुछ चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि मुख्तलिफ चीजों से वो डरना शुरू कर देता है। फिर यूजुअली जनरलाइज एंजाइटी, जैसे वो टीन एज में, एडोलेसेंस एज में एंट्री करता है तो फिर उसमें बाकी चीजें भी आना शुरू होती हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया। तो एज के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं और सिम्टम्स भी चेंज होते रहते हैं। तो बच्चे जो है वो एज के हिसाब से ही उनको असेस करना चाहिए और एज के हिसाब से उनको हेल्प सीख करनी होगी, क्योंकि शुरू की जो हमने चीजें बताई वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से बहुत बेहतर हो सकती हैं। जनरलाइज एंजाइटी के लिए जब वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना शुरू हो जाए तब उसके लिए फार्माकोथेरेपी और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन मिक्स हो जाएंगी, तब मैनेजमेंट करनी चाहिए हमें। तो ये ओवरऑल हम अगर सिनेरियो देखें तब देख सकते हैं कि वो एज के किस उसमें है। ये बात बड़ी ऑब्वियस है तुबा कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, हमें अपना भी टाइम याद है, तो सोशल एंजाइटी जो है वो होती थी। मुझे आज तक याद है कि जब फर्स्ट टाइम मुझे अचानक क्लासरूम में खड़ा किया गया और बोला था आए आप यहाँ पे डिबेट करें, तो वो मुझे सब आता था लेकिन परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हो रहा था और वो बड़ी बेइज्जती फील हुई थी मुझे उस दिन। और उसके बाद ये डर हमेशा बैठा रहा। एक टाइम आया कुदरत के तौर पे कि हमने डिसेंसिटाइज करना शुरू किया और वो काम करना शुरू हो गए और सोशल एंजाइटी आज बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब ऐसे बच्चों में, क्योंकि पेशेंट्स बहुत आते हैं मेरे पास, खासतौर पे लड़कियां जो कहते हैं कि हमें बहुत शाइनेस फील होती है या हमें लगता है कि हमें लोग देख रहे हैं, मैं नहीं बाहर निकल पाती, तो मैं इसलिए ड्रग्स ले लेती हूँ ताकि वो कॉन्फिडेंस मुझे मिल जाए और समहाउ वो 2 मिनट का शायद मिलता भी है और उसके बाद वो विड्रॉल की जो तबाही है वो अलग है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैंने भी काफी ऐसे केसेस देखे हैं हु टोल्ड मी कि उनको पहले सोशल एंजाइटी होती थी, उनके साथ अगर वो फ्रेंड्स के ग्रुप में खड़े होते तो उनसे बात नहीं की जाती थी, तो दे यूज्ड टू ड्रिंक in order to tolerate being in that social situation, right? तो I think it depends on that developmental stage। जैसे एक हमारी साइकोलॉजी में एरिक एरिक्सन का एक पूरा एक उसने एक
टेबल दिया था कि इस एज ग्रुप में आपका ये एक मसला होता वाह। है। उसमें से एक था एज ग्रुप वेयर आई थिंक 7 to 11 इयर्स के एज में इंडस्ट्री थी या इंफीरियोरिटी थी। एट दैट पॉइंट अगर बच्चा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है कि उसकी एनवायरनमेंट उसको सिक्योरिटी फराहम कर रही है, सोशल सिक्योरिटी, कि जब वो क्लास, क्योंकि ये पीरियड प्री स्कूल और उसका है, तो उसमें अगर वो फील कर रहा है कि यस आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड, मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मैं इंसान हूँ एज अ पर्सन, इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द पीपल अराउंड मी, और मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप होती है विच इज द कॉन्फिडेंस टू स्पीक योर हार्ट आउट, क्या जिसको बात। हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। फिर अगर वो बच्चा एट दैट स्टेज अगर वो ये फील कर रहा है कि मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है मेरी एनवायरनमेंट से, जैसे आपने देखा ही होगा कि जो हमारी स्कूल टीचर्स होती हैं वो यूजली एक बच्चे को खड़ा करके जो थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर, उसको सबके सामने उसको बोल रही होती हैं। बिल्कुल। दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ इनफीरियोरिटी। तो ये चीजें जो हैं आपके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड ऑन होती रहती हैं। ऑब्वियसली इफ अ पर्सन इज फीलिंग कि यार मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है हर जगह से, मेरी सोशल सिचुएशन रिजेक्ट करेगी या मेरी सोशल एनवायरनमेंट रिजेक्ट करेगी, तो वो आगे ये ऑलरेडी अज्यूम कर लेता है। जब भी वो न्यू सिचुएशन में जाता है तो वो इस असम्पशन से जाता है कि आई विल बी रिजेक्टेड, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू विद लो फील, कॉन्फिडेंस। हाँ, एंजाइटी तो फील होगा। तो यहाँ से फिर मैं बात कनेक्ट करूंगी कि अगर आप रिकवरी में भी हो और आपके साथ ये मसला है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर पैराडाइम एंड पर्सपेक्टिव, कि आपको इस थॉट प्रोसेस से भी डील करना पड़ेगा कि नहीं, यू आर नॉट रिजेक्टेड। तो इसमें ये वाली साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं जिसको आपने डील करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एब्सटिनेंस, क्योंकि फिर आगे एब्सटिनेंस के बाद आपको ये फिर अपने ओरिजिनल इश्यूज जो होते हैं वो वापस बिल्कुल। आते हैं। जी, तो हमने भी देखा कि क्या मेजर रीजंस बन सकती हैं ड्रग्स यूज़ की ओवरऑल एंड इन टीनेजर स्पेसिफिकली, तो जिसके अंदर ज़्यादातर मेन जो बातें हैं कि बोरियत होना, मूड मिजाज के इश्यूज़ आना, मतलब कोई ना कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर इन कोरिलेशन हो सकता है। तो इसके अलावा डॉक्टर शाहसवार अगर कुछ हो सके या इनको ही हम थोड़ा डिटेल में बात कर लें। जी डॉक्टर अहमद, हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो कुछ ना कुछ मसाइल चल रहे होते हैं, बिल्कुल। कुछ महरूमियाँ होती हैं, कुछ दर्द के एहसासात होते हैं। तो और हर किसी का जो है ना उनको डील करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग जो है उनका हल हेल्दी वेज में ढूंढते हैं और कुछ लोग अनहेल्दी वेज में ढूंढते हैं, लेकिन वो ढूंढ हल ही रहे होते हैं। और उन हलों में से जो एक हल उन लोगों को मिलता है वो नशा है, जो कि शुरू तो इस तरह होता है कि एक हल नज़र आता है जब इंसान शुरू में करता है, लेकिन बाद में ख़ुद एक मसला बन जाता है। तो नशे की जो मुहरकात है इनके अंदर, जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स के अंदर जो है, उनको हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उनके घर के अंदर पहले ही कोई नशा इस्तेमाल कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर वालिद नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, वो शराब पीते पीते पास आउट हो गए, कुछ बची हुई है, बच्चा आया उसने पी लिया, अब उसको इस तरह एक्सप्लोर हो गया उसका। या हो सकता है कि उसके जो है ना वो कोई जो दोस्त है, जो कंपनी है, उसके अंदर नशे का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा हो, और वहाँ पे फ्रेंड सर्कल के अंदर या स्कूल के अंदर, जैसे कि आजकल स्कूल कॉलेजेस में बहुत नशा का रुझान कॉमन काफ़ी हो गया ज़्यादा हुआ है। तो उस वजह से वो वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, वहाँ से वो नशे में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि एंजाइटी के इश्यूज़, या डिप्रेशन के इश्यूज़, या तन्हाई का मसला, या टीनेजर्स में दिल टूट जाना उनका, किसी से लगाव हुआ और फिर दिल टूट गया, तो उसके बाद के आने वाले मसाइल। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इंसान को नशे की तरफ लेके जा सकती हैं। इसी तरह अडल्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो यही सेम रीजंस हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों में जो नशे की तरफ जाने का रुझान है, उनमें ख़ास तौर पे जो मीडिया का रोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जो मूवीज़ हो गई, ड्रामाज हो गए, या बाकी सीजन्स वगैरह, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनके अंदर नशे को ग्लैमराइज़ किया जाता है। लोग कूल बनने के लिए नशे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। जो हमारे
म्यूज़िक हो गया, उसके अंदर जो है ना वो नशे को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। शायरी के कूल अंदर इसको समझा जाता है बिल्कुल शायरी में। शायरी के अंदर जो है ना वो नशे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इंसान को थोड़ा क्यूरियस बनाती हैं कि वो अपनी जो है ना इनको एक्सप्लोर करे, और इसी तरह इंसान नशे की बिल्कुल, तरफ चला बिल्कुल। जाता है। जी। जी। तो तो इसके अलावा भी जिस तरह कोई सिचुएशनल चीज़ हो जाए, जैसे आपने एक तो मेंशन किया कि कोई हार्ट ब्रेक हो गया है, तो कोई लॉस या बोर्डम, इनमें भी बंदों का जो टीनेजर्स का मोस्ट लाइकली रुझान टुवर्ड्स ड्रग की तरफ होता है कि बोरियत हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ छुट्टियां चल रही हैं, जैसे समर वेकेशन चल रहे हैं, तो काम उन्होंने अपना कर लिया, लेकिन अब फिर भी टाइम है, तो उसको कैसे स्पेंड किया जाए। बिल्कुल इसी तरह कुछ चाइल्डहुड ड्रामास होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई हो, या किसी पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो गई हो, या उनको स्कूल में बुली किया जाता हो, या इस तरह के जो मसाइल हो सकते हैं जो कि इंसान को नशे की तरफ लेके जाएं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत इमोशनल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। उनको जो है जो सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा, उनको अगर खुशी मिले तो वो खुशी को ज़्यादा महसूस करते हैं, और कोई गम मिले तो उसको जो नॉर्मल इंसान महसूस करते हैं उससे ज़्यादा महसूस करते हैं, और मतलब उनकी महसूस करने वाली हिस्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों का जो है ना वो नशे की तरफ जाने का रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह कुछ लोग जो इम्पल्सिव होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका भी जब उनके जहन में कोई बात आती है तो वो फौरी तौर पे उस पर अमल कर लेते हैं। वो सोचने समझने या उसको एक तरह से पहले जज करें इसके बजाय वो डायरेक्ट इस पर अमल करने लगते हैं, उस बात को सर अंजाम दे देते हैं। तो ऐसे लोगों का नशे की तरफ जो है ना वो जाने का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मेरे ख़्याल से जो हम इसको समझ सकते हैं नशे की बीमारी को, नशे की यानी कि जो वजूहात जो हमने अभी डिस्कस की हैं, उनके अंदर हमें अपने अंदर जो है ना वो एम्पैथी लाने की ज़रूरत है। एम्पैथी एक ऐसी टर्म है जो कि साइकेट्री में या साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है। उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि एम्पैथी है क्या। एम्पैथी ये है कि किसी दूसरे की शूज़ में जाके उसकी अंदर की हालत को समझना। मतलब कि अगर मैं देख रहा हूँ कि आप उदास हैं, तो मैं सिर्फ ये ना देखूँ कि आप उदास हैं, बल्कि मैं आपके शूज़ में जाऊँ और उस सारी सूरत हाल का मुआयना करूँ जो जो आपके साथ गुजरी है, जिसने आपको उदास बनाया है। तो अगर मैं समझूँ कि मैं होता आपकी जगह पे, तो वो सारा कुछ मैं फ़ील करूँ अगर, तो तभी मुझे आपके साथ जो रेल वाली हमदर्दी है वो जनरेट हो सकेगी। तो अगर हम एम्पैथिक हो के अगर आप दूसरे लोग जो हमारे गिर्द हैं उनकी बातें सुनने लग जाएं, उनके दुख दर्द का एहसास करने लग जाएं, उनकी मदद करने लग जाएं, क्योंकि जो नशा है ये एक मदद की ही पुकार होती है, क्योंकि उसको जब कोई हल नज़र नहीं आता तो उसने नशा किया होता है। तो वो एम्पैथी अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इससे जो है ना इस मसले का काफ़ी हद तक रुझान कम हो सकता है। तो इसी वजह से जब उनका रुझान कम होगा तो डिजीज़ भी हैं वो भी थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगी, कि इंस्टेड के नशे की वजह से वो अंडरलाइन हो जाएं। जो ओरिजिनल इशू है, अगर कोई साइकाइट्रिक इशू आ रहा है जैसे डिप्रेशन का या बाइपोलर का, इवन मेनिया में जैसे इम्पल्सिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो सारे इश्यूज़ के अंदर अगर ड्रग इन्वॉल्व हो जाएगी तो कोई ड्यूल डिसऑर्डर भी बन सकता है, ड्रग एडिक्शन भी डेवलप हो सकती है। तो इंस्टेड के बंदा उनकी तरफ जाए तो जो बात है मुद्दे की वो करनी आनी चाहिए, वो फैमिली के साथ शेयर होनी चाहिए। अगर वो फैमिली के साथ कोई शेयर कर रहा है तो फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए, उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए, इंस्टेड के ये कहा जाए कि नहीं कुछ नहीं होता, बेहतर हो जाएगा। उसको रिव्यू करवाना चाहिए विद द प्रोफेशनल्स, जैसे साइकाइट्रिस्ट हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं। अपनी एज के वाइज वो चाइल्ड साइकाइट्री के अंदर भी आ सकते हैं, एडल्ट साइकाइट्री में भी आ सकते हैं। तो जो उनका इशू है एक्चुअल, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होता तो तब जब बंदा है, चाहे वो टीनेजर है चाहे वो एडल्ट है, वो समझता है कि अब यही इलाज है कि मैं इस परेशानी को भूल जाऊं। भूलने के लिए वो फिर ड्रग्स का सहारा लेता है, अपने आप को नम करने के लिए, कि ये मुझे बेचैनी ना हो, ये मुझे बार बार जो थॉट तंग कर रहा है, इससे मैं कैसे निकलूं। जो आपने वो विशियस साइकिल बताया था कि ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सोचें जो हैं वो उनको
नहीं आती, बेहतर हो जाती हैं, उनकी परेशानी जो है, उनकी एंग्जाइटी जो है वो बेहतर हो जाती है इनिशियल पीरियड के अंदर। तो उससे वो फिर विशियस साइकिल बन जाता है कि जब तक ड्रग का इफ़ेक्ट रहता है तो उन्हें परेशानी नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर करने की तरफ जाते हैं कि अब मुझे इसमें भी परेशानी हो रही है तो इसमें भी कर ली, अब काम में हो रही है परेशानी उसके लिए भी कुछ इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ से वो रुझान डेवलप होना शुरू हो जाता है उनका। बिल्कुल, जो हमारी सोसाइटी है साउथ एशिया की, उसको एलेक्सीथाइमिक सोसाइटी कहा जाता है। मतलब वो अपने इमोशंस जो है ना वो छुपाए होते हैं, उनको पता नहीं होता वो फील कैसा कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि वो कैसे हैं। उसकी वजह यही है कि बचपन से जो है ना वो, जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि चुप हो जाओ, खुद ही ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। होता। कुछ नहीं होता। तो जब कुछ नहीं होता कहा जाता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो ये वाली जो बातें हैं फिर वो बाद में डिसऑर्डर्स के अंदर बदल जाती हैं। मर्द बनो। जी, मर्द बनो, मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। या औरत हो, तुम तो औरत हो, चुप कर जाओ, दर्द सह जाओ। ये तो सहना है, हाँ, आपको ये सहना तो जैसे पड़ेगा। अब शादी होगी किसी की तो देहात में रुझान होता है कहने का ये कि तो अब होता तो है। जो है ना अब तुम्हारी जो लाश है वही वापस आनी चाहिए, खुद वापस नहीं आना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम देखते हैं कि वो फिर मेंटल ट्रामास बन जाते हैं। ये कल्चरल जो और बिल्कुल, और वो हमें फिर जो हमें एक तरह से उसे निकलने के लिए जो एक आर्जी एस्केप नज़र आता है, वो नशा हो सकता है या कोई और तरीका हो सकता है गलत, जैसा कि ख़ुदकुशी लोग कुछ कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि गलत कोपिंग मैकेनिज़्म हम अपना लें और उसकी तरफ चले जाएं। बेसिकली जो हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका जो इम्बैलेंस हो जाता है, डोपामिन का, सेरोटोनिन का या नॉरएड्रेनालिन का, तो ये एक बायोलॉजिकल मतलब कि एक वाकई हमारे दिमाग के अंदर एक कंडीशन है जो कि एक जन्म लेती है और जो हमसे ये सारा कुछ करवा रही होती है और जो जिसको बाहर वाले फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और हम वैसा महसूस कर रहे होते हैं बुरा। और हम जब हम नशे का इस्तेमाल करते हैं तो उनका लेवल बेहतर होता है जिससे हम थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन वो एक आर्जी कैफियत होती है। अब ये जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि अगर नशे से बेहतर महसूस करता है बंदा तो फिर नशा क्यों ना किया जाए। तो इसका जवाब थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन जो एक सिंप्लीफाइड तरीके के अंदर जो बताया जा सकता है वो ये है कि नशा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो वही लेवल नहीं रहता और वो आप जो आपको अगली दफ़ा वो मज़ा लेने के लिए वो सुकून महसूस करने को उससे ज़्यादा लेना पड़ता है, उससे अगली दफ़ा उससे ज़्यादा। तो उससे बहुत सारे जो है ना इफ़ेक्ट्स जो है ना वो साथ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही होती हैं। जैसे कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट हो रहा होता है, आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको अफेक्ट हो रहा होता है, फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट आ रहा होता है, आपकी जो सोशल हेल्थ है उसको अफेक्ट आ रहा होता है, आपकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसके ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है। आप एक ही काम पे फिर लगे रहते हैं, आप सिर्फ आपका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये हो जाता है कि जो है ना वो मैंने नशा हासिल करना है बस। और या फिर उसके असर के अंदर रहते हैं आप। जब उसका असर ख़त्म होता है तो आप नए अगली दफ़ा जो आपने लेना उसकी तलाश में शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाती है और जो बैलेंस है आपकी ज़िंदगी का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप किसी कोई और काम करने के काबिल ही नहीं रहते। बिल्कुल, जो चारों डोमेन्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों डोमेन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज के शो से भी ऑडियंस ने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारा जारी है एंड इसको जारी रखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात करेंगे कल के दिन विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू ऑडियंस। एंड कोई भी अगर आपका सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसको ज़रूर लाइव कमेंट सेक्शन में, इवन के व्हाट्सएप नंबर जो 24/7 अवेलेबल होता है वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना इनपुट भेज सकते हैं ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बनाएं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।